अक्सर जब हम निवेश या फाइनेंस की बात करते हैं ना, तो एक आम धारणा ये होती है कि सब कुछ गणित की तरह बिल्कुल सटीक होगा। बिल्कुल। मतलब एक वित्तीय विश्लेषक की स्प्रेडशीट में चीजें बहुत ही सीधी और स्पष्ट दिखती हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक जमीन खरीदी, उस पर एक बजट होटल बनाया, फिर कमरों का एक तय किराया रखा और हर महीने के अंत में मुनाफे का हिसाब लगा लिया। हाँ, एक बहुत ही प्रिडिक्टेबल मॉडल। बिल्कुल, ये एक ऐसा मॉडल है जिसे कोई भी आसानी से समझ सकता है। और देखा जाए तो पारंपरिक हॉस्पिटैलिटी व्यवसाय इसी तरह काम भी करता है। इसमें कोई गहरा रहस्य नहीं होता, मतलब बस लागत और मुनाफे का एक सीधा गणित होता है जिसे आप आसानी से नाप और तोल सकते हैं। हाँ, लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आता है जब हम अल्ट्रा लग्जरी की दुनिया में कदम रखते हैं। वहाँ नियम बदल जाते हैं। बिल्कुल बदल जाते हैं। वहाँ पहुँचते ही वो पूरी स्प्रेडशीट और गणित के वो सारे फॉर्मूले अचानक से बेमानी लगने लगते हैं, क्योंकि लग्जरी का ये जो पूरा परिदृश्य है, ये सिर्फ ईंट पत्थर या कमरे बेचने तक सीमित नहीं रह जाता। सही कहा। ये पूरी तरह से भावनाओं पर, ब्रांड के रुतबे पर और उस खास एहसास पर टिका होता है जिसे लोग एक भारी कीमत देकर खरीदते हैं। मैं इसे एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण से समझाना चाहूंगा। हाँ, मतलब मान लीजिए कि एक तरफ एक आम डिजिटल घड़ी है और दूसरी तरफ एक सीमित संस्करण वाली हाथ से बनी स्विस घड़ी है। अब समय तो दोनों ही बता रही है ना? हाँ। लेकिन एक के लिए सिर्फ उस मशीन की उपयोगिता की कीमत चुकाई जा रही है, जबकि दूसरे के लिए पूरी विरासत की कीमत दी जा रही है। बिल्कुल, एक पूरी विरासत, पीढ़ियों की कारीगरी और उस घड़ी के दुर्लभ होने का एक बहुत भारी प्रीमियम दिया जा रहा है। और आज की हमारी इस गहन चर्चा का जो केंद्र है ना, वो भी यही विरासत और प्रीमियम का वित्तीय समीकरण ही है। मैं पिछले कुछ दिनों से द लीला के 3500 करोड़ रुपए के बहुचर्चित आईपीओ के दस्तावेजों में डूबी हुई थी। 3500 करोड़ एक बहुत बड़ा नंबर है। बहुत बड़ा। मैंने उनके प्रोस्पेक्टस, वित्तीय रिपोर्ट और इंडस्ट्री के तमाम आंकड़े देखे, और इन दस्तावेजों को देखकर एक बात तो बिल्कुल साफ है कि भारतीय लग्जरी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर इस वक्त एक बेहद रोमांचक मोड़ पर खड़ा है। और हमारी इस चर्चा का उद्देश्य भी यही है कि हम इन भारी भरकम आंकड़ों के पीछे की असली कहानी को डिकोड करें। बिल्कुल, हमें यही समझना है। हमें निष्पक्ष होकर यह विश्लेषण करना है कि क्या भारत के सबसे बड़े प्योर प्ले लग्जरी ब्रांड की जो रणनीति है और उनका ये जो आसमान छूता वैल्यूएशन है, क्या वो भविष्य के लिए एक ठोस निवेश है, या फिर ये एक बहुत ही जोखिम भरा कदम है जिसके पीछे महज एक ब्रांड की चकाचौंध है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि किसी भी कंपनी के वैल्यूएशन को तौलने से पहले उस जमीन की हकीकत समझना जरूरी है जिस पर वो खड़ी है। बिल्कुल, मैक्रो पिक्चर समझना बहुत जरूरी है। हाँ, और जब मैंने भारत के पूरे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के आंकड़े देखे ना, तो सच में मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। मतलब पूरे भारत में लगभग 34 लाख होटल रूम्स हैं। टोटल इन्वेंट्री। हाँ, लेकिन जब बात संगठित क्षेत्र या ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की आती है, तो यह संख्या सिमट कर सिर्फ 3,75,000 रह जाती है, जो कि एक बहुत बड़ा ड्रॉप है। बहुत बड़ा। और यहाँ पर चीजें और भी ज्यादा चौंकाने वाली हो जाती है। अगर इसमें से सिर्फ लग्जरी रूम्स को अलग किया जाए तो 140 करोड़ की आबादी वाले इस देश में केवल 29,000 लग्जरी रूम्स हैं। ये स्ट्रक्चरल गैप या ढांचागत कमी ही इस पूरे कहानी की सबसे बड़ी चाबी है। बिल्कुल, 29,000 रूम्स मतलब कुछ भी नहीं। अगर इसे हम आबादी के अनुपात में देखें तो भारत में हर 10 लाख लोगों पर सिर्फ 23 लग्जरी रूम्स हैं। सिर्फ 23। बाप रे। और ये नंबर कितना छोटा है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि थाईलैंड में हर 10 लाख लोगों पर 690 लग्जरी रूम्स हैं। 690? हाँ, और ऑस्ट्रेलिया में ये संख्या 973 है। ओहो। यहाँ तक कि चीन जैसे देश में भी ये आंकड़ा 177 का है। तो भारत का 23 का आंकड़ा बहुत ही कम है। लेकिन यहाँ एक सवाल ये उठता है कि भारत में लग्जरी की सप्लाई इतनी कम क्यों है? मतलब अगर इतनी मांग है, लोग पैसा खर्च करना चाहते हैं, तो लोग नए होटल क्यों नहीं बना रहे? इसका सबसे बड़ा कारण है जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन पीरियड? हाँ, यानी किसी भी लग्जरी प्रोजेक्ट को शुरू करने से लेकर उसे पूरा करने तक लगने वाला समय। देखिए, एक अल्ट्रा लग्जरी होटल खड़ा करना कोई बजट सराय बनाने जैसा नहीं है। हाँ, वो तो है। सही लोकेशन पर प्राइम जमीन ढूंढना, फिर दर्जनों सरकारी और पर्यावरणीय अनुमतियां लेना, दुनिया भर से बेहतरीन मार्बल और शैंडिलियर्स मंगवाना और फिर उसे एक ब्रांड का रूप देना। बहुत लंबा प्रोसेस। बहुत लंबा।
इस पूरी प्रक्रिया में आसानी से 5 से 7 साल लग जाते हैं। इतना लंबा समय और इतनी भारी पूंजी लगाना हर किसी के बस की बात नहीं है। एक तरह से ये एंट्री बैरियर बन जाता है। बिल्कुल, ये एक अदृश्य दीवार खड़ी कर देता है जिससे नए खिलाड़ियों का इस बाजार में घुसना बेहद मुश्किल हो जाता है। और इसी अदृश्य दीवार का फायदा दलीला को मिल रहा है। मैंने जो रिपोर्ट पढ़ी उसके आंकड़े बताते हैं कि लग्जरी रूम्स की मांग 10.6% की दर से बढ़ रही है। हाँ। जबकि इसकी सप्लाई केवल 5.9% की दर से बढ़ पा रही है। और अर्थशास्त्र का सबसे बुनियादी नियम यही कहता है ना कि जब किसी सीमित चीज की मांग सप्लाई से दोगुनी रफ्तार से बढ़ती है तो उसकी कीमत आसमान छूने लगती है। और दलीला ने खुद को बिल्कुल उसी जगह पर खड़ा किया है जहां वे इस बढ़ती कीमत का सबसे ज्यादा फायदा उठा सकें। बिल्कुल सही कहा। ये बाजार का वो हिस्सा है जहां मूल्य संवेदनशीलता या जिसे हम प्राइस सेंसिटिविटी कहते हैं वो बहुत कम होती है। यही कारण है कि दलीला भारत का सबसे बड़ा प्योर प्ले लग्जरी ब्रांड बनकर उभरा है। प्योर प्ले। हाँ, और प्योर प्ले का मतलब है कि उनका ध्यान बिल्कुल भटका हुआ नहीं है। वो बजट या मिड स्केल होटल्स के झमेले में बिल्कुल नहीं पड़ते। उनका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ अल्ट्रा लग्जरी पर है, जो कि उनकी सबसे बड़ी ताकत है। हाँ, कुल 3553 रूम्स के साथ वो इस सेगमेंट में सबसे आगे हैं। और उनकी जो पूरी नींव है वो मॉडर्न पैलेस की विरासत और अतिथि देवो भव की भावना पर टिकी है। बिल्कुल, मतलब उदयपुर से लेके बैंगलोर तक उनके जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो महज इमारतें नहीं है बल्कि एकदम भारतीय राजसी ठाट बाट का अनुभव देती हैं। और ये जो राजसी अनुभव है ना, ये उनके वित्तीय आंकड़ों में बहुत मजबूती से झलकता है। अरे उन आंकड़ों को देखकर तो कोई भी वित्तीय विश्लेषक हैरान रह जाए। वित्तीय वर्ष 2026 के अनुमानित आंकड़ों के अनुसार उनका औसत दैनिक किराया, जिसे हम ADR या एवरेज डेली रेट कहते हैं, वो 13% बढ़कर 25,375 रुपए हो गया है। मतलब सोचकर देखिए, 25,000 रुपए सिर्फ एक रात सोने के लिए। बहुत बड़ा प्रीमियम है। हाँ, और इसके बावजूद उनका रेवपार यानी प्रति उपलब्ध कमरे का रेवेन्यू वो 17,460 रुपए है, जो पूरी लग्जरी इंडस्ट्री के औसत से लगभग 1.4 गुना ज्यादा है। और सबसे कमाल की बात तो मुझे ये लगी कि उनका NPS यानी नेट प्रमोटर स्कोर वो 86 तक पहुंच गया है। किसी भी इंडस्ट्री में 86 का स्कोर होना ये साबित करता है कि लोग खुशी खुशी वो प्रीमियम दे रहे हैं। हाँ, और यहाँ सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि बाजार में ये एकाधिकार और ऐसा शानदार ब्रांड वैल्यू होना किसी भी कंपनी के लिए एक सपने के सच होने जैसा है। बिल्कुल है। लेकिन एक विश्लेषक के तौर पर जब भावनाओं को किनारे रखकर सिर्फ हम संख्याओं को देखते हैं ना, तो तस्वीर का एक दूसरा और बेहद सतर्क करने वाला पहलू सामने आता है। अच्छा, वो क्या? निवेशकों को इस रुतबे के लिए जो कीमत चुकानी पड़ रही है वो थोड़ी चिंताजनक है। 3500 करोड़ रुपए के IPO का जो वैल्यूएशन है वो कई गंभीर सवाल खड़े करता है। गंभीर सवाल, लेकिन क्यों? मेरा मतलब है, जब सप्लाई इतनी कम है और लोग 25,000 रुपए प्रति रात देने को तैयार हैं, तो ये तो भविष्य की एक बहुत ही शानदार ग्रोथ स्टोरी लग रही है। देखिए, समस्या उनकी ग्रोथ स्टोरी में नहीं है। तो फिर किस चीज में है? समस्या उस कीमत में है जो आज उस ग्रोथ के लिए मांगी जा रही है। अगर हम कंपनी की PE रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो पर नजर डालें तो ये 266.8 गुना के करीब है। 266 गुना? बाप रे। हाँ, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। एक आम निवेशक के लिए इस 266 गुना के PE रेशियो का असली मतलब क्या होता है? आसान शब्दों में कहें तो PE रेशियो ये बताता है कि कोई निवेशक 1 रुपए की कमाई के लिए कितने रुपए देने को तैयार है। ठीक है। तो 266 गुना का मतलब है कि अगर कंपनी की कमाई आज के ही स्तर पर रुकी रहे तो एक निवेशक को अपना लगाया हुआ पैसा सिर्फ कमाई के जरिए वापस पाने में 266 साल लग जाएंगे। ओह माय गॉड, 266 साल? बिल्कुल। अब हम इसकी तुलना इंडस्ट्री के अन्य दिग्गजों से करते हैं। इंडियन होटल्स जो ताज ब्रांड चलाते हैं, उनका PE लगभग 86 है। सिर्फ 86? हाँ, और EIH का 36 के करीब है। तो उनके मुकाबले दलीला का वैल्यूएशन हद से ज्यादा खींचा हुआ या स्ट्रेच्ड है। लेकिन जरा एक मिनट रुकिए, क्या ये किसी हाई ग्रोथ टेक कंपनी के शेयर जैसा मामला नहीं हो सकता? मतलब मेरा कहने का है कि टेक उद्योग में लोग अक्सर 300 गुना PE पर पैसा लगाते हैं,
क्योंकि वे वर्तमान कमाई के लिए नहीं बल्कि भविष्य के पूर्ण वर्चस्व के लिए पैसा दे रहे होते हैं। तो क्या दलीला के साथ भी ऐसा नहीं हो सकता? ये तर्क एक सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए बिल्कुल सही हो सकता है, क्योंकि वहां सॉफ्टवेयर की एक और कॉपी बेचने की लागत लगभग शून्य होती है। हाँ, मार्जिन्स बहुत हाई होते हैं। बिल्कुल, लेकिन हॉस्पिटैलिटी एक कैपिटल इंटेंसिव यानी भारी पूंजी वाला उद्योग है। यहाँ हर नए कमरे के निर्माण और रखरखाव में करोड़ों रुपए लगते हैं। ये तो है। जब किसी ऐसी कंपनी का वैल्यूएशन इतना ऊंचा होता है तो इसका मतलब है कि निवेशकों ने भविष्य की सारी सफलताओं का मूल्य आज ही तय कर लिया है, जिसे हम प्राइस्ड इन कहते हैं। बिल्कुल सही, इसे वित्तीय भाषा में प्राइस्ड इन कहते हैं। और ऐसी स्थिति में गलतियों की कोई गुंजाइश या मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं बचती। इसके अलावा आप इनके ईवी एबिडा मल्टीपल को ही देख लीजिए। ये ईवी एबिडा एक और भारी भरकम शब्द है, इसे कैसे समझा जाए? ईवी एबिडा ये मापता है कि कंपनी के कुल मूल्य, जिसमें उसका कर्ज भी शामिल है, उसकी तुलना में वो अपने मुख्य ऑपरेशन से कितना कैश कमा रही है। दलीला के मामले में ये मल्टीपल 26 से 30 गुना के बीच है, जो इंडस्ट्री के औसत से बहुत ज्यादा है। ओके। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात उनका ऑक्यूपेंसी रेट है। ऑक्यूपेंसी रेट? हाँ, भले ही उनका कमरे का किराया बहुत ऊंचा है, लेकिन ऑक्यूपेंसी दरें यानी वास्तव में कितने प्रतिशत कमरे बुक हो रहे हैं, वे 65 से 69% के आसपास ही अटकी हुई हैं। 65 से 69%? इसका सीधा मतलब तो ये हुआ कि हर रात 10 में से लगभग 3 कमरे पूरी तरह खाली जा रहे हैं। बिल्कुल, और हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में यही सबसे बड़ा जोखिम होता है। कैसे? देखिए, एक सॉफ्टवेयर कंपनी अगर कुछ नहीं बेचती तो उसका सर्वर का खर्च बहुत मामूली होता है। लेकिन एक 5 स्टार होटल में भले ही 30% कमरे खाली हों, रिसेप्शन की लाइटें जलेंगी, एसी चलेगा, कर्मचारियों को वेतन देना होगा और मार्बल की सफाई भी करनी होगी। हाँ, खर्चे तो उतने ही रहेंगे। बिल्कुल, और इसे फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। तो अगर कोई भू राजनीतिक अस्थिरता आती है या दुनिया में आर्थिक मंदी छा जाती है, विदेशी पर्यटकों का आना कम हो जाता है या कॉर्पोरेट कंपनियां अपनी यात्राओं का बजट काट देती हैं, तो फिर क्या होगा? तब ये ऊंचा किराया बनाए रखना असंभव हो जाएगा, और जैसे ही किराया कम होगा या कमरे और ज्यादा खाली होने लगेंगे, वो फिक्स्ड कॉस्ट मुनाफे को दीमक की तरह चाट जाएगी। बाप रे। अर्थव्यवस्था की तेज रफ्तार में ये मॉडल बहुत शानदार दिखता है, लेकिन मंदी के झटके सहने की ताकत इसमें बहुत कम होती है। ये एक बहुत ही मजबूत पॉइंट है। तो अगर कोई कंपनी इतने ऊंचे वैल्यूएशन पर खड़ी है और उसे पता है कि नए होटल बनाने में 7 साल लग जाएंगे, और साथ ही भारी कर्ज और फिक्स्ड कॉस्ट का दबाव भी है, तो वो बाजार को अपनी ग्रोथ कैसे दिखाएगी? ये तो एकदम एक बंद गली जैसी लगती है। लेकिन मुझे लगता है यहीं पर इस 3500 करोड़ रुपए के आईपीओ का ढांचा और उनके बिजनेस मॉडल में हो रहा सबसे बड़ा रणनीतिक बदलाव तस्वीर में आता है। सही कहा, इस बंद गली से निकलने का रास्ता इसी आईपीओ की संरचना में ही छिपा है। तो अगर हम इस 3500 करोड़ रुपए के आईपीओ को डिकोड करें ना, तो ये 2 अलग-अलग हिस्सों में बंटा है। इसमें 2500 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी किए जा रहे हैं, जिसे हम फ्रेश इश्यू कहते हैं। बिल्कुल, ये पैसा सीधा कंपनी के पास जाएगा, जिसका इस्तेमाल वे अपना भारी भरकम कर्ज कम करने के लिए करेंगे। कर्ज कम होने से जाहिर है ब्याज का बोझ घटेगा और बैलेंस शीट मजबूत होगी। हाँ। लेकिन जो बाकी के 1000 करोड़ रुपए हैं, वो OFS यानी ऑफर फॉर सेल के जरिए आ रहे हैं। और ये OFS समझना निवेशकों के लिए बहुत जरूरी है। ऑफर फॉर सेल का मतलब है कि कंपनी के मौजूदा मालिक, जो कि इस मामले में ब्रुकफील्ड एफिलिएट्स हैं, वो अपनी कुछ हिस्सेदारी बेच रहे हैं। ये 1000 करोड़ रुपए कंपनी के विकास में नहीं जाएंगे, बल्कि सीधा उन प्रमोटर्स की जेब में जाएंगे जो अपना मुनाफा बुक करके निकल रहे हैं। ये बात ध्यान रखने वाली है। लेकिन वित्तीय पुनर्गठन से भी ज्यादा दिलचस्प वो बदलाव है जो जमीन पर हो रहा है। आप एसेट लाइट मॉडल की बात कर रही हैं? बिल्कुल। पहले दलीला की पहचान उनके खुद के बनाए और मालिकाना हक वाले विशाल महलों से होती थी। मतलब उन्होंने हर ईंट खुद रखी थी। हाँ, ओन्ड एसेट्स। हाँ, लेकिन अब भारी भरकम पूंजी लगाकर खुद की जमीन खरीदने के बजाय कंपनी एसेट लाइट मॉडल की ओर बहुत तेजी से बढ़ रही है। वे अब जमीन खरीदने के बजाय मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स पर जोर दे रहे हैं। अगर इसे हम व्यापक संदर्भ में देखें तो ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या ROCE को सुधारने का एक बहुत ही तार्किक कदम है। कैसे?
देखिए, जब खुद का होटल बनाया जाता है तो करोड़ों रुपए जमीन और कंक्रीट में फंस जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन एसेट लाइट मॉडल में जमीन और इमारत किसी और निवेशक की होती है। दलीला सिर्फ अपना ब्रांड का नाम, अपनी विशेषज्ञता और अपना मैनेजमेंट वहां लगाती है। और इसके बदले उन्हें फीस मिलती है। हाँ, इसके बदले उन्हें रेवेन्यू में से एक तय फीस और मुनाफे में हिस्सा मिलता है। इसमें जोखिम कम होता है, मार्जिन बहुत बेहतर होता है और बिना अपनी पूंजी फंसाए बहुत तेजी से विस्तार किया जा सकता है। यहाँ बात और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। मुझे तो ये बिल्कुल किसी मशहूर मिशेलिन स्टार शेफ की कहानी जैसी लग रही है। वो कैसे? मतलब मान लीजिए एक शेफ ने अपनी पूरी जिंदगी लगाकर एक बहुत शानदार रेस्टोरेंट खड़ा किया। लोग उसकी डिश के लिए कुछ भी कीमत देने को तैयार हैं। लेकिन अब वो शेफ सोचता है कि हर शहर में खुद जमीन खरीद कर रेस्टोरेंट बनाना बहुत महंगा और धीमा काम है। बिल्कुल। तो वो क्या करता है? वो सिर्फ अपनी रेसिपी, अपना नाम और अपनी ट्रेनिंग की फ्रेंचाइजी दुनिया भर के अन्य निवेशकों को देने लगता है। हाँ, स्मार्ट मूव है। पैसा कोई और लगाता है, लेकिन बोर्ड उस मशहूर शेफ का लगता है। बिना अपनी जेब से पैसे लगाए उसका ब्रांड रातों रात दुनिया भर में फैलने लगता है। ये एक बहुत ही सटीक उपमा है। लेकिन उस शेफ के सामने भी एक चुनौती होती है। क्या? ये सुनिश्चित करना कि उसका फ्रेंचाइजी पार्टनर उसकी रेसिपी को खराब ना कर दे। बिल्कुल, क्वालिटी कंट्रोल। दलीला को भी इसी गुणवत्ता को बनाए रखते हुए अपना आक्रामक विस्तार करना होगा। और इसके दो बहुत बड़े उदाहरण तो हमारे सामने आ भी चुके हैं। हाँ बिल्कुल। पहला उदाहरण है दलीला दुबई। ये पाम जुमेरा के किनारे 23 एकड़ में 546 कमरों का एक विशाल प्रोजेक्ट है और ये उनका पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट है। बहुत बड़ा कदम है ये। हाँ, वे इसे भारतीय लग्जरी को वैश्विक मंच पर ले जाने के एक बड़े कदम के रूप में देख रहे हैं। और दूसरा अहम प्रोजेक्ट है दलीला पैलेस, BKC, मुंबई। मुंबई का सबसे प्राइम लोकेशन। और BKC प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर में जो बदलाव किया गया ना, वो उनके इसी एसेट लाइट दृष्टिकोण को साबित करता है। कंपनी ने ये स्पष्ट कर दिया है कि उनका फोकस अब संपत्तियों के मालिकाना हक से हटकर होटल्स डेवलपमेंट और ऑपरेशंस पर होगा। और वे सिर्फ होटलों तक ही सीमित नहीं रह गए हैं। राजस्व के नए और स्थिर स्रोत तलाशने के लिए उन्होंने कुछ बिल्कुल नए प्रयोग भी शुरू किए हैं। जैसे कि ARQ। हाँ, ARQ ये एक एक्सक्लूसिव मेंबर्स ओनली क्लब है जो बैंगलोर, चेन्नई और नई दिल्ली में शुरू किया जा रहा है। इसके अलावा वे ब्रांडेड रेजिडेंसेस यानी लग्जरी सर्विस वाले अपार्टमेंट भी शुरू कर रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि कोई व्यक्ति सिर्फ दलीला में छुट्टियां मनाने नहीं जाएगा, बल्कि वो दलीला जैसी सुविधाओं वाले अपार्टमेंट को खरीद कर वहां रह भी सकेगा और उसका पूरा रख रखाव दलीला खुद करेगी। ये सभी कदम उनके उस ऊंचे वैल्यूएशन को सही ठहराने की ही एक कोशिश है। कैसे? देखिए, मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, मेंबर्स क्लब्स और सर्विस रेजिडेंसेस जैसे मॉडल से कंपनी को रिकरिंग रेवेन्यू यानी लगातार और स्थिर आय मिलती रहती है। ओहो, आप समझे। निवेशकों को इस तरह की स्थिर आय बहुत पसंद आती है क्योंकि ये उन्हें मंदी के दौर में एक सुरक्षा चक्र प्रदान करती है। तो अगर इस पूरी गहन चर्चा के सभी पन्नों को एक साथ रखकर देखा जाए तो निष्कर्ष क्या निकलता है? मुझे लगता है ये पूरा मामला एक बेजोड़ ब्रांड इक्विटी और एक अत्यधिक महंगे वैल्यूएशन के बीच संतुलन साधने की कला है। बिल्कुल। एक तरफ दलीला के पास वो ताकत है जिसके लिए हर हॉस्पिटैलिटी ब्रांड तरसता है। 86 का शानदार NPS और 17,460 रुपए का रेफपार। ये साबित करता है कि वे वर्तमान में भारत में लग्जरी के बेताज बादशाह हैं। लेकिन दूसरी तरफ उनका वो 266 गुना का PE रेशियो और 65% की ऑक्यूपेंसी दर ये चेतावनी भी देती है कि इस सफलता की कीमत पहले से ही बहुत ज्यादा रखी गई है। हाँ, प्राइस्ड इन है। भविष्य में किसी भी आर्थिक झटके को सहने के लिए जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी चाहिए होती है वो यहाँ लगभग न के बराबर है। इस पूरे विश्लेषण से भारत की उपभोग कहानी या कंजम्पशन स्टोरी की एक नई दिशा भी समझ में आती है। भारत का बाजार अब सिर्फ बुनियादी जरूरतों या सस्ते विकल्पों के बारे में नहीं रह गया है। ये तेजी से अति लग्जरी या हाइपर लग्जरी की तरफ बढ़ रहा है, जहां लोग अनुभवों के लिए मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हैं। सही कहा। और ये भी साफ हो जाता है कि कैसे इतनी बड़ी कंपनियां पूंजी के भारी जोखिम से बचने और तेजी से बढ़ने के लिए भारी भरकम संपत्तियों से अपना नाता तोड़कर एसेट लाइट मॉडल की तरफ भाग रही हैं। और इसी एसेट लाइट मॉडल से एक बहुत ही गहरा और महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है जिस पर हर निवेशक को सोचना चाहिए।
क्या सवाल? हमने शुरुआत में उस सीमित संस्करण वाली स्विस घड़ी और रुतबे की बात की थी, याद है? हाँ बिल्कुल। दलीला ब्रांड की पूरी नींव, उनका वो असीम रुतबा, अतिथि देवो भव की भावना और खुद के बनाए गए उन शानदार भारतीय महलों या पैलेस हेरिटेज पर खड़ी है। उन महलों को उन्होंने ईंट दर ईंट खुद तराशा था। बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब ये ब्रांड खुद के महल बनाना छोड़ देगा, जब वे दूसरों की संपत्तियों को सिर्फ मैनेज करने लगेंगे, जब वे दुबई जैसी अंतर्राष्ट्रीय जगहों पर कांच और स्टील की गगनचुंबी इमारतों के बाहर सिर्फ अपना बोर्ड लगाएंगे, तो क्या वे अपने उस असली भारतीय राजसी एहसास को, अपनी उस मूल आत्मा को बरकरार रख पाएंगे? ये सोचने वाली बात है। या फिर मुनाफे, ऑक्यूपेंसी और विस्तार के इस अंधी दौड़ में वे भी दुनिया के किसी भी अन्य आम मानकीकृत लग्जरी मैनेजमेंट लेबल की तरह बलकर रह जाएंगे? ये कैसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य और ये बाजार ही तय करेगा।